हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? मैं आपका पंकज सर, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोगों का लेक्चर ये होगा कि जो चार्ज होता है वो कितने टाइप्स का होता है और इसके पीछे लॉजिक क्या था कि ये वाला नाम रखने के लिए। ठीक, इससे पहले हम लोगों ने समझा था कि चार्ज जो रब करने की वजह से, रगड़ने की वजह से एक बॉडी में इस तरह का गुण आ गया कि वो दूसरे पे फोर्स लगाने लगी थी, उसी प्रॉपर्टी का नाम रख दिया गया था चार्ज, मतलब वैद्युत आवेश। ठीक, तो अभी देखिए हम लोग यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने दो रॉड लिया और दोनों ग्लास की रॉड लिया, और ग्लास की रॉड को हम क्या करते हैं, कपड़े से रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो हम समझ गए कि ये चार्ज हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को ऐसी फिनोमेना पता थी। अब ये चार्ज हो गया, इसको मैंने स्ट्रिंग से बांधा धागे से। अब आप इसको देखा गया कि ये ऐसे भाग रहा था दूर, यानी कि इसमें प्रतिकर्षण हो रहा था। फिर यही वाला थोड़ा और एक जगह दोहराया गया कि भाई अब हम लोग ये दो रॉड जो लेंगे वो रबर की रहेगी, दोनों रॉड रबर की हैं। अच्छा, ये रबर की रॉड को फिर कपड़े से रगड़ा गया और ये दोनों चार्ज हो गए। हम लोगों को पता हो गया कि चार्ज हो गए, क्योंकि भाई इसमें चार्ज तो दिखने वाला है नहीं कि इसमें दिखेगा कि प्लस प्लस आ गया, माइनस माइनस आ गया, इसका तो कुछ पता नहीं था। अब प्लस माइनस का जिक्र ही नहीं भी है कि नहीं। तो ये जो है आ गया, लेकिन हमने ये देखा कि जब धागे से बांधा तो ये दूर भाग रहे थे। फिर अच्छा समझ में आया कि अच्छा कुछ और भी करते हैं, तो एक ग्लास लिया गया और एक रबर लिया गया, दोनों को फिर से रगड़ा गया और उसको बांधा गया धागे से। फिर देखा कि वो एक दूसरे के पास आ रहे थे। अब कुछ आइडिया आने लगा कि भाई देखो कुछ तो हो रहा है इसमें। कुछ क्या हो रहा है इसमें? हो रहा है कि जब ये मटेरियल सेम था, यहाँ पर भी देखिए और यहाँ पर भी देखिए, मटेरियल सेम होने के कारण इसमें जैसा भी चार्ज आया होगा वो सिमिलर टाइप का रहा होगा, तभी एक दूसरे को क्या कर रहे थे, प्रतिकर्षित कर रहे थे। ये थोड़ा समझ में आ रहा था। और अगर मटेरियल डिफरेंट है, मतलब कि ये कांच है और एक रबर है, तब ये इन पर जो चार्ज आएगा वो डिफरेंट नेचर का रहेगा और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये बात थोड़ी पहले में क्या समझ में आई कि जो कांच पर आवेश आएगा, पहली बात ये थी कि जो कांच पर आवेश आएगा उस आवेश का नाम बच्चों रहेगा विट्रस। क्या नाम रहेगा? विट्रस। ये शुरुआत में रखा गया कि भाई जो कांच पर आवेश आ गया है उसको आप विट्रस कह दीजिए। तो सबने बोला कि हाँ ठीक है, विट्रस हम लोग कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बोला कि रबर वाले को क्या कहा जाए, तो जो रबर पर आवेश आया है उस रबर पर आवेश को हमने कह दिया रेजिनस कह दिया। इसको क्या कह दिया? रेजिनस कह दिया, रेजिनस कह दिया। ये दोनों चार्ज दो थे, ये शुरुआत में इनके नाम रख दिए गए थे कि जो कांच पर जिस भी तरह का चार्ज आता होगा उस चार्ज को हम लोग कह देंगे विट्रस, और जो रबर पर चार्ज आया होगा उसका नाम हम रख देंगे रेजिनस। ये कहानी तो ठीक ठाक चल रही थी। अब देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है इस बड़ा काम करता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ये बच्चों क्या करता है, ये 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी जब चलने लगी तब की कहानी है। इसने बोला कि भाई देखिए चार्ज को हम चाह रहे हैं कि कोई दो उसका नाम दे दें, तो नाम हम कैसे दे सकते हैं, उसके लिए वो एक कुछ बात सोच रहा है। अब सोच क्या रहा देखिए, उसने बोला कि दो कांच की छड़ लो और उसे आप क्या करो, कपड़े से रगड़ दो और वो चार्ज हो जाए। जब ये चार्ज हो जाएगी, जरा सोचिए, जब ये चार्ज हो जाएगी बच्चों तो इनको एक जगह मिलाना है। एक्चुअल में ये एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, मिलना मुश्किल है, लेकिन हमने सोचा चलो मिला दिया। ऐसे इन सबों को बड़ी मुश्किल से इनको ऐसे करते करते मिला दिया। जब ये मिल गए तो हम इसको कागज़ के टुकड़े के पास लेकर गए। कागज़ के टुकड़े को ये खींच रहा था, तेज़ी से खींचने लगा। इसका मतलब हमने इसकी ताकत को थोड़ा बढ़ा दिया। ठीक, अब देखिए ये काम तो हो गया, ठीक है, इसकी ताकत बढ़ गई। लेकिन एक जगह ऐसा हुआ कि जब हमने कांच की और रबर की दो छड़ें ली और दोनों को अलग अलग रब किया और ये आवेशित हो गई, और इनके आवेश, इन छड़ों को एक में ऐसे कंबाइन किया और हम लोग उस कागज़ के टुकड़े के पास लेकर जाते हैं। कागज़ के टुकड़े को अपनी तरफ नहीं खींच रहा था। अब सबके दिमाग में बात ये क्या हुआ
ये तो हमने रगड़ा, और रगड़े की कहानी तो पता है कि आवेशित होना चाहिए, बट यहाँ पर तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर एक बात समझ में आ रही थी कि अगर दो चीज़ें मिलती हैं तो कोई तीसरी बननी चाहिए, कुछ मिला दीजिए तो बन जाए कुछ। यहाँ पर दो चीज़ें मिल रही हैं, एक इस पर कुछ आवेश है और इस पर कुछ आवेश है। इन दोनों को जब मिलाया गया तो पूरा आवेश ही इसका एरेज हो गया, गायब हो गया। अब बड़ी समस्या थी कि गायब हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है, पूरा गायब हो गया तो क्यों हुआ होगा। तब यहाँ पर सबके दिमाग में एक बात दौड़ रही थी, कुरेद रही थी कह सकते हैं। वो बात ये थी बच्चों कि अगर कोई चीज़ +5 हो और -5 कुछ हो तो इनका जब जोड़ होता है तो ये 0 के बराबर हो जाते हैं। जैसे कुछ चीज़ +5 हो और कुछ -5 हो तो -5 और +5 को जोड़ा जाता है तो सबके दिमाग, अरे यार ये तो मैथमेटिक्स में होता है, +5 और -5 को जोड़ा जाए तो वो तो 0 हो जा रहा है। अब यहाँ से आइडिया आ गया कि भाई इतना बड़ा नाम हम लोग कौन ढूंढ के लेके चले, विट्रस और रेजिनस। हम करते क्या है कि इनके नाम को हम लोग रख देते हैं कि ये भाई आवेश जो है वो दो तरह का होगा, एक धन आवेश होगा, ठीक, और एक कैसा होगा, ऋण आवेश होगा। एक कैसा बच्चों होगा, धन आवेश होगा और एक होगा ऋण आवेश। तो आवेश कितने तरह के बेसिकली पाए गए, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। इसे बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। धन का मतलब है जिसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया उस पर धन आवेश आ जाएगा, जिसने ग्रहण किया है वो ऋण आवेश आएगा। एक कहानी इलेक्ट्रॉन के जाने आने की थोड़ी बाद में होगी, अभी फिलहाल उस पर ज़्यादा ध्यान मत करिए। फिर यहाँ पर प्रश्न होता है कि जो आवेश का मात्रक होगा वो क्या होगा। तो बच्चों आवेश का मात्रक हम लोग समझना चाह रहे थे। तो पहले तो आवेश का मात्रक समझने के लिए हम देखें कि ये जो आवेश है वो कैसी राशि होती है। तो आप कहोगे कि बड़े आराम से हम लोग बता देंगे, ये तो एक अदिश राशि है, अदिश राशि है आवेश, उसमें पता है नहीं किधर जा रही किधर नहीं, डायरेक्शन का पता नहीं है, केवल परिमाण से हमारा काम चल जाता है। ये कैसी राशि है, अदिश राशि है, अदिश राशि है, ठीक। और बच्चों इसका जो SI मात्रक होता है ये ज़्यादा फेमस होता है बच्चों, यही आप याद रखिए। SI जो मात्रक होता है ये आपका होता है कूलॉम, ठीक। SI मात्रक क्या होता है, कूलॉम। अब जो कूलॉम होता है उसको हम लोग C से डिनोट करते हैं, लेकिन जब आपका न्यूमेरिकल होगा तो न्यूमेरिकल में इस कूलॉम को डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा मात्रक है, अभी आगे सब बातें आपको क्लियर ढंग समझ में आने लगेगी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे। तब ये होता है 1 मिली कूलॉम बराबर 10⁻³ कूलॉम, और 1 माइक्रो कूलॉम बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलॉम, और 1 पीको कूलॉम बराबर होता है बच्चों 10⁻⁻12 कूलॉम। ये सब छोटे से थोड़े से ये छोटे छोटे मात्रक हैं और इन्हीं का यूज हम लोग न्यूमेरिकल में करते हैं। इसके अलावा बच्चों इसके बहुत सारे अन्य मात्रक होते हैं, या पहले आप कह लो CGS में इसका मात्रक होता है, CGS में मात्रक होते हैं इसके, CGS में मात्रक, CGS में दो तरह के मात्रक होते हैं, एक विद्युत में होता है और एक चुंबक में होता है, चुंबकत्व में कह लीजिए। तो विद्युत में जो मात्रक होता है उसे थोड़ा समझिए। विद्युत में जो मात्रक होता है इसका मात्रक ये होता है आपका ESU, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं। इसे हिंदी में स्थिर वैद्युत की मात्रक कहते हैं, स्थिर वैद्युत की या स्थिर वैद्युत की मात्रक कहते हैं, ठीक। इसी का एक और नाम होता है फ्रैंकलिन, क्योंकि बेचारे ने बड़ी मेहनत किया था इसमें, फ्रैंकलिन होता है। फिर इसी का एक और होता है स्टेट कूलॉम होता है, स्टेट कूलॉम होता है। फिर इसी तरह बच्चों इसमें और भी होते हैं, जैसे इसका मात्रक जो चुंबकत्व में होता है, चुंबकत्व में इसका मात्रक होता है, चुंबकत्व में इसका मात्रक जो होता है उसे हम लोग कहते हैं EMU, और इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कहते हैं। और देखिए इसमें ये दो इस तरह के मात्रक हैं। अभी आप समझिए ये वाला मात्रक बहुत छोटा होता है, तो इसलिए जब आप लिखते हैं कि एक कूलाम में हम चेक करें कि कितना ESU होता होगा, तो ये होता है बच्चों 3 × 10⁹ ESU होता है, बहुत छोटा मात्रक है। तभी देखिए इतना मिलकर एक कूलाम के बराबर हो रहा है। एक कूलाम के क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। इसके बाद इस वाले में ये बड़ा मात्रक होता है, तो एक जो EMU होता है वो 10 कूलाम के बराबर होता है, या फिर एक कूलाम बराबर कह सकते हो 1/10 EMU, ये बड़ा मात्रक है। ठीक, और इसमें आप रिलेशन भी बता सकते हो। जैसे आप समझो कि एक EMU जो होता है वो 10 कूलाम के बराबर है, तो एक कूलाम में तो इतना ही ESU है, तो आप इसमें 10 × 3 × 10⁹ और ये ESU कर सकते हैं। तो आप इसमें गुणा कर लो भैया, इनको जोड़ लो, तो EMU बराबर 3 × 10⁻10 ESU होता है। ये आपको बस ऐसे याद रखिएगा, काम दे देगा कभी भविष्य में ना। अच्छा, थोड़ी सी बात है और कि इसका और भी बड़े मात्रक होते हैं। जैसे इसका एक मात्रक होता है फैराडे, यहाँ मैं लिख दूँ अन्य मात्रक करके, इसका अन्य मात्रक होता है फैराडे। और बच्चों एक फैराडे बराबर होता है कितना, 96,500 कूलाम। ये बहुत बड़ा सा मात्रक होता है, बहुत बड़ा सा। हमें बताया ना अभी, बस आप सुनते जाओ, आगे ये क्यों बड़ा है ये सब पता चल जाएगा कि क्यों बड़ा था ये, हैं जी। ये बहुत बड़ा मात्रक है। इसके अलावा भी एक मात्रक होता है एम्पियर घंटा होता है, एम्पियर घंटा। एक्चुअल में ये जो मात्रक निकला है बच्चों एम्पियर घंटा वाला, वो आप ऐसे निकाल सकते हो। यहाँ मैं थोड़ा बता दूँ, जैसे आप Q = IT लिख सकते हो, तो इसे आप, इसका मात्रक होता है एम्पियर और इसका समय का सेकंड होता है सेकंड। ठीक, यहाँ पर हम घंटा लिख देते हैं, तो देखिए एम्पियर घंटा हो जाए। अब इसका तो कोई मामला नहीं है, लेकिन इस घंटे का मामला है 3600 सेकंड होता है। तो भाई साहब इसमें देखिए 3600 और यहाँ एम्पियर सेकंड, तो इसे आप एम्पियर सेकंड और इसी को तो कूलाम कह लोगे, तो ये कूलाम हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा आपका 3600 एम्पियर, सॉरी ये 3600 कूलाम डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये आपका मात्रक बन जाएगा। इस मात्रक को बस देख लीजिए। ये मात्रक आपका जो आपके काम की बात है वो ये है, इन्हीं के बेस पर हम लोग सवाल को करेंगे। और ये जो बड़े वाले छोटे छोटे बहुत सारे मात्रक हैं, इन मात्रकों को हम लोग जानते रहें, बस यही है। और क्या, जानते ही रहें कि ये मात्रक होता है इस तरह का। अभी CGS में भी मात्रक होता है, ये सभी बातें आपको पता रहे। तो बच्चों आपको कैसा लगा आप इसको ज़रूर बताइए और इस तरह से देखते रहिए।